हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th साइंस का हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो है पदार्थ, धातु और अधातु। तो इस चैप्टर में हम धातु और अधातुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके क्या गुण हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम पदार्थ के बारे में जानेंगे कि भाई पदार्थ होता क्या है ना। पदार्थ या वस्तु हम उसे कहते हैं जो किसी धातु या अधातु से बनी होती है, जैसे कि लोहे से बनी कोई भी प्रकार की वस्तु, है ना। कोयला, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, ये है पदार्थ है। तो आपने लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सिल्वर, इस प्रकार से सभी धातुओं और अधातुओं का उपयोग देखा होगा। देखिए, लोहे से बने आपने टेबल, बेंचेस या अनेक प्रकार की वस्तुएं देखी होगी। एल्युमिनियम से बने हुए वस्तुओं को आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का तार आपने देखा होगा, है ना। तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे, साथ ही साथ तांबे के तार जो विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, वह भी आपने देखे होंगे। तो देखिए, अभी हम इसमें देखते हैं कि जो धातुओं और अधातुओं के हम भौतिक गुण देखेंगे। आपने लोहार को काम करते हुए देखा है ना, या सभी ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन लोहार जब किसी वस्तु को बनाना चाहता है तो वह क्या करेगा, सबसे पहले उस धातु को गर्म करेगा, गर्म करके उसे पिघलाता है, या फिर गर्म करने के बाद में उसे ठोकता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उस वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है ना। आगे देखेंगे, क्या आपने कोयला देखा है। कोयला काले रंग का होता है और यदि उसे पीटा जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका चूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहा है ना। क्रियाकलाप 4.1 इसमें बताया गया है कि लोहे की कील, एल्युमिनियम का तार, पेंसिल की लीड और कोयला, ये सारे पदार्थ आपको कलेक्ट करने हैं और एक प्रयोग करके देखना है। और बारी बारी से सभी पदार्थों को क्या करना है, आपको हथौड़े से पीटना है। तो क्या होगा, जो लोहे की कील है वह क्या होगी, लोहे की कील जो है वह हार्ड होती है, कड़क होती है, सो वह उसके आकार में आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन जो कोयला है वह क्या हो जाएगा, उसका वो जिस कंडीशन में पहले था उसको पीटा अगर जाए, ठोका अगर जाए तो वह चूरा हो जाएगा, उसका एक बारीक आपको महीन पाउडर मिलेगा। एल्युमिनियम का तार जो है उसको अगर जोर से पीटा जाए तो उसको जो तार है वो क्या हो जाएगा, चपटा जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पेंसिल लीड जो है वह भी क्या होगी, पेंसिल लीड भी टूट जाएगी। आप देखोगे कि धातुओं में कुछ गुण होते हैं, जैसे कि हम यदि उसे पीटे तो क्या होगी, आवाज़ आएगी, है ना। और उसे अगर पीटा जाए, जोर से अगर उसे पीटा जाए तो क्या होगा, उसके आकार में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। देखिए, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में हम बदल सकते हैं। आप संभवतः मिठाइयों को देखते हैं। मिठाइयों को सजाने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर चांदी का कवर लगाया जाता है ना। तो चांदी भी क्या है, एक धातु है, उसे ठोकने पर, पीटने पर बहुत ज़्यादा ठोक पीट किया जाता है, तब जाकर वो एक बारीक सा टुकड़ा एक चौरस कवर में या पत्र में बदल जाता है और उसका उपयोग फिर मिठाइयों को सजाने में किया जाता है। आगे देखेंगे, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है।
यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? आगे दिया गया है, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की धातु से बना हुआ अगर बर्तन हम डायरेक्टली गर्म है और डायरेक्टली अगर पकड़ते तो जाहिर सी बात है कि हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए उनको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, उनमें हैंडल लगाए जाते हैं। और वह हैंडल किसके बने होते हैं? या तो लकड़ी के बने होते हैं या तो प्लास्टिक के बने होते हैं। लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में आप क्या बता सकते हो? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। पेचकस है ना, स्क्रू ड्राइवर, उसका हत्था जो होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। आगे ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने देखी है जिसके हैंडल या तो प्लास्टिक या तो लकड़ी के बने होते हैं। तो वो क्यों बने होते हैं? क्योंकि वह विद्युत की क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो उन्हें अगर हम छुए तो हमारा हाथ झुलसेगा नहीं, हमें किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगी नहीं। अभी देखोगे आप कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसा गुण उसका क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। आपने तांबे के तारों का उपयोग देखा होगा, और कहाँ देखा है भाई? जो भी वायर या केबल होती है उसमें या तो एल्यूमिनियम या तो तांबे की जो तार होते हैं उसका उपयोग उसके अंदर किया जाता है। तो धातुओं में यह गुण होता है कि उसको खींच कर क्या किया जाता है? बदला जा सकता है, एक पतली तार में परिवर्तित उसे किया जा सकता है। इसलिए उसका यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। आगे देखेंगे, क्या आपने कभी लोहे की शीट या प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं दिया होगा तो अब आप प्रयास करना। देखिए, कई प्रकार की वस्तुएं नीचे अगर गिरे तो ध्वनियों में भी उनके अंतर होता है। जैसे धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले क्या हैं? डिब्बे हैं। एक लकड़ी से बना हुआ और दूसरा किससे बना है? धातु से बना है। और जब आप देखोगे दोनों डिब्बों पर अगर आप चोट करते हो तो कौन सा डिब्बा धातु से बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। ध्वनिक में से उसमें एक लंबी ध्वनि उत्पन्न होती है। भाई प्लेट आपने देखी होगी, अगर नीचे अपने हाथ से गिर जाए तो उसकी जो ध्वनि है वह कैसी सुनाई देती है हमें? रिंग, जैसे कि बजती रह रही हो, कंटिन्यू बज रही हो, एक बार गिर के रुक जाती है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से जब धातुओं को अगर पीटा जाता है या चोट की जाए उस पर तो क्या होता है? ध्वनिक गायन ध्वनियाँ उसमें उत्पन्न होती हैं, अतः वे कैसे हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। अभी इस क्रियाकलाप के करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, धात्विक, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। देखो, धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, उसमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है, उसमें तन्यता का गुण होता है। धातुएं ध्वनिक होती है और ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। अभी देखेंगे, पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं
ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु। अब धातुओं के उदाहरण कौन से हैं हम ये देखते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। और इसके अलावा कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में कैसे है? मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से क्या हो जाते हैं? टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनि नहीं करते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कैसे है? कुचालक है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। अधातुओं के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। ये सब क्या है? अधातु है। अब आगे हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु कैसे होते हैं? नरम होते हैं और उन्हें अगर चाकू से काटा जाए तो वो कट सकते हैं। मतलब ये नरम है इसलिए इसे हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी मीन्स पारा। पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में हमें पाया जाता है। ये क्या है? अपवाद है। भाई पारा आपने सुना है, लेकिन ये कैसा होता है? लिक्विड होता है और कमरे के टेम्परेचर पर यह क्या होता है? लिक्विड हमें दिखाई देता है, लेकिन ये कैसा है? अपवाद है। अभी आगे हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। आपने अभी तक देख लिया है कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, है ना। धातुएं जो कैसी होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है, चमकीली होती है, जिसे खींचकर तार में बदला जा सकता है, ध्वनिक होती है। तो ये सब गुण रखने वाले तत्व उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब नरम होती जो पदार्थ नरम, भंगुर और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये पदार्थ या ये तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपने देखा होगा कि आप लोहे से बनी वस्तुओं को खुले में मीन्स टेरेस पर या बाहर कहीं पर रख दो, कंटिन्यू वह बाहर ही है वह वस्तु और उसके ऊपर लगातार क्या हो रही है? हवा, नमी के संपर्क में वह वस्तु आ रही है। साथ ही साथ अगर बारिश हो जाए तो जो लोहे से बनी वस्तु है उसमें क्या हो जाता है? काट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो यह परिघटना आप जानते हैं, है ना। देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का आपको स्मरण करना है। आपने पहले कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड क्या होते हैं? बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया होती है। देखिए आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मतलब कि Fe प्लस O2 प्लस H2O बराबर क्या होगा? फिर आपको देखना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। यह आपको क्रियाकलाप 4.3 दिया गया है। देखिए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को क्या करना है? इकट्ठा करना है और उसे बहुत थोड़े जल में मिक्स कर देना है। आप पाओगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण लाल और नीले कलर का जो लिटमस पत्र होता है उससे आपको करना है। क्या देखते हैं? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? देखिए जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। कॉपर मीन्स तांबा। तांबे से बने हुए पदार्थ अगर खुले में रख दिया जाता है तो तांबे का बर्तन जो देखना वह हमेशा शाइनिंग और चमकदार नहीं होता है। उसे क्या करना पड़ता है? समय समय पर क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह हवा और नमी के साथ संपर्क में आकर क्या करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है।
देखिए, अब आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का आपने स्मरण किया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने के लिए विलयन का हमें परीक्षण करना है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करोगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड की धात्विक ऑक्साइड जो है वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का हम परीक्षण करेंगे। देखिए, यहाँ आपको परीक्षण दिया गया है 4.4 क्रियाकलाप। आपको क्या करना है? चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लेकर उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि आपको 4.4a में दिखाया गया है। देखिए, ढक्कन क्या कर दिया गया है। देखिए, यहाँ ढक्कन पर आपको क्या किया है? तार लपेट दिया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार मतलब कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय बाद चम्मच को आपको हटा देना है। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति आप हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों पर आपको करना है। तो क्या होगा? देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 प्लस जल NaClHO2 बराबर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद कीजिए। कक्षा 7 में आप पहले पढ़े थे, उनके नाम 4.4 जो आपको सारणी दी होगी उसमें आपको लिखना है। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान कीजिए। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। अभी सेकंड अभिक्रिया आपको दी है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया आप करोगे तो क्या होगा? सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही तेज़ी से या जल्दी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में क्या होता है? संचित रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ धातु कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। मतलब अगर हम लोहे को पानी में डालते हैं तो तुरंत उसमें काट लगेगा क्या? जंग लगेगा क्या? नहीं, उसमें उसका जो परिणाम है वो धीरे धीरे हमारे सामने आएगा। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे कि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह क्या कर लेगा? आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसीलिए उसे क्या किया जाता है? जल में रखा जाता है। तीसरी अभिक्रिया है अम्लों से अभिक्रिया।
देखिए, धातु और अधातु अम्लों के साथ क्रिया किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अब इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। परख नली के मुंह को अपने चेहरे से क्या करना है, आपको दूर रखना है। परख नली पकड़ने के लिए परख नली का जो होल्डर होता है उसका ही उपयोग आपको करना है। देखिए, धातुओं और अधातुओं के नमूने अलग अलग परख नलियों में लीजिए और उन्हें ABCDEF से क्या करना है, आपको चिन्हित कर देना है। अलग अलग परख नलियों को क्या करना है, आपको अलग अलग नाम दे देने हैं। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको डालना है। अभिक्रिया का आपको क्या करना है, सावधानी से ही परीक्षण करना है। यदि ठंडा विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म कीजिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराना है। अब इसका परिणाम क्या होगा, आप देखोगे। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। आपने पाया होगा कि धातु अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातुओं से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार से ये सारणी आपको फिल करनी है। अभी नेक्स्ट क्रियाकलाप जो दिया है यह आपको शिक्षक मतलब आपको जब टीचर करवाएगी तभी आपको करना है ना। इसी प्रकार से और 2 क्रियाकलाप हैं जो आपको करने हैं। तो अब हम देखेंगे धातुओं के गुण। देखिए, धातुओं और अधातुओं के हम देखेंगे उपयोग सबसे पहले। तो धातुओं के उपयोग में हम देखते हैं, आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। सेकंड है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। थर्ड है अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं, मतलब देख सकते हो। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और 2-3 बार रीड करना है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।